हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस क्लास में हम लोग अपने क्लास 12th इकोनॉमिक्स के सैंपल पेपर के सेक्शन बी को इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, हमारे सैंपल पेपर का जो सेक्शन बी है, ये सेक्शन हमारा है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। प्रीवियस जो हमारी क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था सेक्शन ए को, जो कि आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेक्शन था। तो आज हम लोग देखेंगे आपका जो सेक्शन बी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन किसमें बोला गया आपका रीड द गिवन इमेज केयरफुली, यानी कि यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, इमेज दिया गया है। देखो, इस इमेज में ना मेनली बात किसके बारे में की गई आपसे, तो फंक्शंस ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में बोला गया है। अब जब हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं तो इन्वायरमेंट के ना क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसको यहाँ पर क्या किया गया आपको बताया गया है। तो मेनली यहाँ पर ना दो तरह के फंक्शन आपको दिए गए हैं। अगर पहले हम लोग क्या करते हैं ना, फंक्शन की बात करते हैं, तो पहला फंक्शन क्या है, हमारे इन्वायरमेंट का वेस्ट को क्या करना, एसिमिलेट्स करना। एंड जो सेकंड फंक्शन इसका गिवन है वो आपका है रिसोर्सेज को प्रोवाइड करना। ठीक है, तो हमारे इन्वायरमेंट का जो फंक्शन हो गया, पहला फंक्शन तो क्या है इसका, कि जितने भी आपके ना वेस्ट होते हैं उनको क्या करना, एसिमिलेट्स करना। इसके अलावा दूसरा क्या है आपका, रिसोर्सेज प्रोवाइड करना। अब देखो, हमारे जो भी रिसोर्सेस हैं, यानी कि जो भी रिसोर्सेस हमें मिलते हैं वो नॉर्मली हमें मिलते कहां से, तो हमारे इन्वायरमेंट से ही हमें मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखो दो ब्लैंक आपको स्पेस दिया गया, इसके अंदर आपको बताने हैं कि और दो कौन से फंक्शंस आपके इन्वायरमेंट के होंगे। देखो, पहला बोला गया आपका क्या है, सस्टेन लाइफ, है ना, क्या ये आपके लाइफ को सस्टेन करता है। इसके अलावा आपका है प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विसेज। तीसरा हमारा है जनरेट्स वेस्ट। एंड फोर्थ वन आपका है प्रोवाइड्स ओनली रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो चार तरह के आपको अलग अलग ऑप्शंस आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं, मिली आपके ऑप्शंस दिए गए, इसमें से आपको करेक्ट करना है। अब देखो ऑप्शंस में ना, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करने हैं, दो हमें आंसर यहाँ पर लेना है। तो पहले अगर हम लोग बात करेंगे कि रिसोर्सेज का मेनली काम क्या, सॉरी हमारे जो इन्वायरमेंट है इनका मेन काम क्या है, तो लाइफ को क्या करना, सस्टेन करना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा। अब हम लोग पहले देखेंगे कि जो ए ऑप्शन है वो कहां कहां पर है। तो ए के अंदर भी आपका है, सी के अंदर भी है और डी के अंदर भी है, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी तो यहाँ पर कंप्लीटली आपका गलत हो जाएगा। चलो आगे देखेंगे, प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विसेज। तो जाहिर सी बात है ना, एस्थेटिक सर्विसेज ही हमें क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, नहीं करते हैं, उस पर भी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये हमें क्या करते हैं, एस्थेटिक सर्विसेज को भी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि सेकंड आपका क्या हो जाएगा, तो वन और सेकंड आपका गलत है। देखो, इन्वायरमेंट हमें वेस्ट जनरेट नहीं करेंगे, या फिर अगर आप बात करो तो ये सिर्फ आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं प्रोवाइड करते हैं, रिन्यूएबल के अलावा हमें हमारे जो इन्वायरमेंट होते हैं वो हमें क्या करते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। क्लियर, इसमें हमारा ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि दो अगर आप फंक्शन की बात करोगे तो पहला इसमें फंक्शन आप क्या लिख सकते हो, सस्टेन लाइफ ले सकते हो आप, है ना, सस्टेन लाइफ। और दूसरा यहां पर आप लिख सकते हो प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विसेज। ठीक है, इसमें आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलो आगे हम लोग बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 19 में। अब देखो 19 नंबर जो क्वेश्चन आपका है ये आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, पहला देखो स्टेटमेंट बोला गया है, द ब्रिटिश पॉलिसीज लेड टू कोलैप्स ऑफ इंडियाज वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट है। दूसरा आपका है, ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर टू ग्रॉस वैल्यू एडेड इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। ठीक है, तो दो यहां पर आपको क्या दिए गए, स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब जब इन स्टेटमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे ना, तो पहला क्या है हमारा, देखो पहले देखते हैं क्या बोला गया है। पहला स्टेटमेंट में ब्रिटिश पॉलिसीज ने क्या किया, जैसे आपको पता होगा ना, अगर आपने पहले हिस्ट्री पढ़ी है या 11th में अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको मालूम होगा कि ब्रिटिश की ना कुछ ऐसी पॉलिसीज आई थी जिन्होंने क्या किया था, इंडिया का जो वर्ल्ड फेमस क्या था आपका ना, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज था, उसको क्या किया गया, पूरी तरह से इंडिया का वो कोलैप्स करता है। तो स्टेटमेंट आपका पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि स्टेटमेंट वन देखो हमारा क्या है, करेक्ट है। तो
अब देखो बोला कि यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, तो ऑप्शन डी तो कहीं से नहीं होगा आपका। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बोला गया बोथ स्टेटमेंट ए आर ट्रू, ये हो सकता है आपका। स्टेटमेंट वन इज फॉल्स, तो ए बी और डी तो कहीं से भी नहीं होगा आपका। चलो आगे आते हैं। ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया, है ना, इंडिया में जब आपका क्या होता है, कॉलोनियल रूल चल रहा होता है, जो कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता है इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडेड में, वो इंक्रीज करता है आपका सिग्निफिकेंटली। तो क्या वो सिग्निफिकेंटली आपका इंक्रीज करता है, नहीं करता है, तो स्टेटमेंट पूरी तरीके से क्या है आपका गलत है। अब गलत है तो आपका इसी ऑप्शन में गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट होगा, यानी कि स्टेटमेंट वन क्या है आपका करेक्ट है, एंड स्टेटमेंट टू जो आपका है वो क्या है रॉन्ग है। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपने क्वेश्चन नंबर 20 है। देखो बोला गया है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब फिर से आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये आपका असर्शन एंड रीजन बेस्ड होगा। चलो पहले देखेंगे असर्शन में क्या बोला है। द एजुकेशन कमीशन 1964 to 1966 had recommended that at least 4% of the gross domestic product GDP be spent on education। ठीक है, आपका असर्शन है। रीजन में देखो क्या बोला है, द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन स्टेपिंग अप एक्सपेंडिचर्स इन द एजुकेशन सेक्टर ओवर द इयर्स टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ अटेनिंग % लिटरेसी। अब देखो बोला गया, पहले असर्शन की बात कर रहे हैं। अब देखो जब ना हम लोग बात करेंगे असर्शन के बारे में, तो पहले तो हमें देखना है क्या है, देखो ट्रू एंड फॉल्स पहले हम लोग देख लेते हैं। तो एजुकेशन कमीशन जो आपका है ना, वो 1964 से आपका 1966 तक उसने क्या किया आपका रिकमेंड किया कि एटलीस्ट कितना किया जाएगा आपका, तो वहां पर बोला गया आपका कि एटलीस्ट हम लोग क्या करेंगे 6%, है ना, कितने परसेंट के बारे में बात किया गया आपका, तो जो एटलीस्ट बोला गया आपका वो 6% क्या होगा आपका, वो खर्च किया जाएगा आपका किसके ऊपर, तो जीडीपी का जो आपका एटलीस्ट 6 बोलो एटलीस्ट 4% जो आपके जीडीपी का है वो क्या किया जाएगा आपका खर्च किया जाएगा। कहां पर खर्च किया जाएगा आपका वो, तो एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जाएगा। तो स्टेटमेंट कंप्लीटली क्या है आपका गलत है। ठीक है, चलो द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन स्टेपिंग अप। अच्छा उससे पहले हम लोग बात करें, जैसे देखो बोला गया बोथ ए एंड आर आर ट्रू, तो गलत हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, तो ए और बी तो हर जगह से क्या है गलत है। तीसरा बोला गया ए इज ट्रू, तो सी भी गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि ए हमारा असर्शन क्या है फॉल्स है। तो बचा आपका ऑप्शन ए की डी, तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट होगा। देखो बहुत बार क्या होगा ना, आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको ऑप्शंस देखने हैं, आपको एक स्टेटमेंट पढ़ के भी आप क्या कर सकते हो आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो बोला गया आपका कि यूनियन और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं इन्होंने स्टेपिंग अप किया एक्सपेंडिचर में एजुकेशन सेक्टर में ओवर द इयर्स, ताकि अपने स्टेट में अपने टेरिटरी में क्या कर सके लिटरेसी रेट को इंप्रूव कर सके। तो स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है आपका सही है। इसमें आंसर हो गया आपका असर्शन ए क्या है आपका फॉल्स है, एंड जो रीजन असर्शन ए आपका क्या है फॉल्स है, और जो रीजन आर आपकी है वो आपका हो जाएगा ट्रू यहाँ। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें बोला गया आपका इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा the policy makers of India adopted an economic system that fundamentally implies the coexistence of dash and dash। ठीक है, तो अब देखो जैसे कि ना पोस्ट वॉर पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के बाद है ना, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में जो हमारे कंट्री के क्या थे पॉलिसी मेकर्स थे, है ना, तो सो कॉल्ड हमारे कंट्री के क्या रहे थे जो पॉलिसी मेकर्स रहे थे, उन्होंने क्या किया था एक इकोनॉमिक सिस्टम को एडॉप्ट किया था। तो हमें वही बताने हैं कि उन्होंने जो इकोनॉमिक सिस्टम को आपका ने एडॉप्ट किया था, फंडामेंटली जो कोएग्जिस्टेंस आपको देखने को मिलता है, क्या वो आपका स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज था, क्या हमारा वो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज होगा, या फिर आपका वो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर होगा, या फिर प्राइवेट एंड फॉरेन सेक्टर होगा। तो अगर हम लोग देखो अगर बात करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम के, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के समय में क्या होता है जो आपके इकोनॉमिक सिस्टम को एडॉप्ट किया जाता है उसके अंदर आपके पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों का आपको क्या देखने को मिलता है
को एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है, चाहे आप बात करोगे पब्लिक सेक्टर की या फिर आप बात करते हो प्राइवेट सेक्टर की। यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी कि को एग्जिस्टेंस आपको देखने को मिलता है इंडिया के इकोनॉमिक सिस्टम में, पब्लिक सेक्टर का भी और प्राइवेट सेक्टर का भी। चलो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें देखो बोला गया है द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ रूरल बैंकिंग इन कॉन्टेम्पररी इंडिया कंसिस्टेड ऑफ अ सेट ऑफ मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूशंस नेमली। अब देखो बोला जा रहा है, जैसे अगर हम लोग ना बात करते हैं किसके बारे में, तो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर जो आपका है किसका, रूरल बैंकिंग का, कहां पर, तो कॉन्टेम्पररी इंडिया के अंदर। इसमें क्या होता है ना, एक मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूशन आपकी क्या है, आपको इसमें सेट देखने को मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो ऑप्शंस आपका है, पहला है रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, है ना, लैंड डेवलपमेंट बैंक और कॉमर्शियल बैंक। तो जब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो इसमें सारे ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं। वो आपका रीजनल रूरल बैंकिंग भी हो जाएगा आपका, वो आपके कोऑपरेटिव बैंक्स भी हो जाएंगे आपके, ठीक है। इसके अलावा आपके वो लैंड डेवलपमेंट बैंक भी होता है एंड वो आपका कॉमर्शियल बैंक भी होगा। यानी कि जब यहाँ पर ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे तो सारे ऑप्शंस आपके सिर्फ एक ही ऑप्शन डी के अंदर में गिवन है। इट मींस आपका जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलो नेक्स्ट हम लोग आएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 23 में। इसमें देखो बोला जा रहा है हमसे, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड इन 1991। अब देखो 1991 की जब बात करते हैं, है ना, जब आप बात करोगे 1991 में, तो आपको अच्छे से पता है 1991 में क्या होता है, हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते हैं, है ना। हमारे कंट्री में क्या होता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, 1991 के अंदर में, ठीक है। अब इस इकोनॉमिक जब रिफॉर्म्स की बात करेंगे तो इस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बेस पर हमें क्या दिए गए हैं, तो कुछ हमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और ध्यान देंगे हमें जो आंसर लाना है कौन से ऑप्शंस को, तो हमें देखना है कि यहाँ पर जितने भी ना स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट आपका है वो क्या होगा, आपका इनकरेक्ट होगा। यानी कि हमें क्या करने हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। तो जो स्टेटमेंट गलत होगा वही हमारा क्या होगा, यहाँ पर आंसर होगा। देखो पहला है आपका इनेबल द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इंडियंस एज वेल एज फॉरेन। तो यहाँ पर देखो जब ना बात कर रहे हैं हम लोग, क्या हो रहा है कि जब 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया तो आपको अच्छे से पता होगा हमने तीन चीजों को मेनली अडॉप्ट किया, एल, पी और जी को। एल का मतलब आपको पता है लिबरलाइजेशन था हमारा, मींस जो ट्रेड्स वगैरह है, जो कंपनीज है, उसके लिए हमने जो क्या किए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, उनको हम लोग थोड़ा सा क्या करें, रूल्स एंड रेगुलेशंस को लिबरल रखें, मींस उनको थोड़ा बहुत ट्रेड करने का अपने तरीके से मौका दें। दूसरा हमारा कहता है प्राइवेटाइजेशन, यानी कि प्राइवेट कंपनीज को क्या दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा। एंड तीसरा आपको पता है क्या था, आपका ग्लोबलाइजेशन था। तो जब बात करेंगे यहाँ पर तो 1991 के फाइनेंशियल रिफॉर्म्स में क्या होता है, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का एस्टेब्लिशमेंट होता है, चाहे वो आपके वो इंडियन बैंक्स हो या फिर आपके वो फॉरेन बैंक हो, तो स्टेटमेंट कंप्लीटली क्या है, आपका सही हो जाएगा। चलो आगे हमारा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट्स इन बैंक्स वाज रेज्ड टू अराउंड 74%। अब देखो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो कि इंडिया के अंदर हमारे जो बैंक्स थे उसमें कोई लिमिट अमाउंट में था, जो कि इस रिफॉर्म्स के बाद में कितना चला गया, आपका 74% तक चला गया रेज होकर के। तो इस स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वर अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। तो इस स्टेटमेंट भी क्या है, आपका पूरी तरीके से सही हो जाएगा। यानी कि बचा आपका एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, आपका गलत हो। हालांकि लोग इसके बाद पढ़ लेते हैं। बोला कि आपका चेंज इन द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम फैसिलिटेटर टू रेगुलेटर, तो ये स्टेटमेंट क्या आपका पूरी तरीके से गलत है। इट मींस आपका जो ऑप्शन डी होगा वो क्या हो जाएगा, आपका
करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलो आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चाइना डेमोग्राफिक प्रॉब्लम ऑफ 421 resulted in a higher proportion of elderly individuals compared to the younger population. This was primarily due to the implementation of, अब देखो हो गया, होता क्या है, तो चाइना का जो डेमोग्राफिक प्रॉब्लम है किसका, आपका 421 का है ना, 421 नहीं, ठीक है, 421 का डेमोग्राफिक क्या था, उनका एक प्रॉब्लम था जो कि आगे चल के ना क्या रिजल्ट कर रहा है आपका, तो आगे चल के हाइयर प्रोपोर्शन आपका हो रहा है किस चीज का, आपका एल्डरी इंडिविजुअल का, अगर उसको आपके ना कंपेयर किया जाए यंगर पॉपुलेशन के साथ में। तो इसके ना रीजन क्या थे, आखिर किस चीज के इम्प्लीमेंटेशन के कारण ये हुआ था आपका, तो क्या वो आपका ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, या फिर आपका वो था ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, या फिर आपका था वन चाइल्ड नॉब, या फिर आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स था। तो इसमें देखो जब हम लोग बात करेंगे तो करेक्ट जो आपका आंसर हो जाएगा वो होता है आपका ना वन चाइल्ड नॉब। अब देखो जैसे कि आपको पता है ना चाइना ने क्या किया था, जब उसकी ना पॉपुलेशन बहुत ज्यादा क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, तो चाइना ने क्या किया था अपने यहाँ पर, वो वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर के आए थे, है ना, चाइना ने क्या लाया था अपने यहाँ पर, तो चाइना वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर के आया था। अब सपोज दैट मान के चलो दो पेरेंट्स तो हैं ही, अब इन पेरेंट्स को बोला इनके बच्चे कितने होने चाहिए, एक ही होने चाहिए ड्यू टू दी वन चाइल्ड पॉलिसी। तो आप खुद सोचो पेरेंट्स दो हैं बच्चे एक हैं, तो जाहिर सी बात है ना एल्डरी जो पॉपुलेशन है वो क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी यंगर पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। तो करेक्ट इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन चाइल्ड नॉर्म। चलो आगे हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 25। अब देखो 25 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है इसमें बोला जा रहा है क्या हमसे, तो क्वेश्चन में बोला गया है डैश वाज सेट अप इन 1974 बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू एड्रेस टू मेजर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, वाटर एंड एयर पॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो 1974 में क्या किया गया था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, मतलब इसको सेटअप किया गया था आपका, है ना, दो मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को लेकर के, एक तो आपका वाटर पॉल्यूशन का हो गया एंड दूसरा आपका हो गया एयर पॉल्यूशन का। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा बात करते हैं, देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो होगा नहीं, बाहर का ही लग रहा है, ब्रॉडलैंड कमीशन भी बाहर का ही लग रहा है आपका, इंट्रोड्यूस किसने किया है, इंडियन गवर्नमेंट ने। तो सेंट्रल की बात है तो स्टेट तो होगा नहीं आपका कहीं से भी, तो बचा क्या, तो सेंट्रल पॉल्यूशन ऑफ कंट्रोल बोर्ड, यानी कि क्या होता है आपका सीपीसीबी, है ना, शॉर्ट में इसको हम लोग क्या लिखते हैं, सीपीसीबी, यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेटअप कब होता है आपका ये 1974 में, किस दो मेजर कंसर्न्स को लेकर के आपका, तो एयर एंड वाटर पॉल्यूशन को कंसर्न को लेकर के इसको आपका सेटअप किया जाता है इन द ईयर 1974। तो इसको याद रखेंगे। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 26। देखो 26 में क्या बोला गया हमसे क्वेश्चन में, एज्यूमिंग इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, मतलब आपको एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी में क्या करना है, एज्यूम करना है रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रिकॉर्डेड अ ग्रोथ रेट ऑफ 9%, मतलब जो रियल आपका जीडीपी है वो कितना रिकॉर्ड हो रही है आपकी, 9% के ग्रोथ रेट से रिकॉर्ड की जा रही है आपकी एक फिस्कल ईयर के दौरान। हाउएवर द इकोनॉमी फेस्ड अ सिग्निफिकेंट चैलेंज, हालांकि इसके बाद में क्या हो रहा है, इकोनॉमी है वो एक सिग्निफिकेंट चैलेंज क्या करती है, फेस करती है, इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग एन एडिक्वेट नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। मतलब देखो रियल जो आपका जीडीपी है वो फिस्कल ईयर में बढ़ रहा है आपका 9% के रेट से, लेकिन इकोनॉमी के अंदर में आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो एडिक्वेट नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में काफी ज्यादा चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो इस सिचुएशन को आपको आइडेंटिफाई करना है स्टेटमेंट के बेस पर कि कौन सा यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, इंफॉर्मेशन है, वो क्या होगा हमारा करेक्ट होगा। क्या वो आपका कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स होगा, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स होगा,
फॉर्मलाइजेशन ऑफ आपका वर्कफोर्स होगा या फिर आपका जॉबलेस क्या होगा, आपका ग्रोथ होगा। तो इसको आपको क्या करना है, अच्छे से इन डिटेल आपको बताने हैं। अब देखो सबसे पहले ना अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर सबसे पहले, ठीक है, तो अगर ना सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, देखो क्या मेंशन है आपका। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि देखो हाइपोथेटिकल इकोनॉमी आपकी है, जीडीपी बढ़ रहा है आपका, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आपके ग्रोथ नहीं हो पा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, इकोनॉमी बढ़ रही है लेकिन जॉबलेस ग्रोथ आपको वहां पर क्या हो रहा है, देखने को मिल रहा है। यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा आपका, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो आगे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1951 टू 2016 led to an increase in the milk production in India by about 10 times। मतलब मान के चलो कि क्या हो रहा है, 1951 का डेटा लेते हैं। अगर सपोज दैट 1951 में अगर हम लोग क्या कर रहे थे, 10 लीटर मिल्क का अपने कंट्री में प्रोडक्शन कर पा रहे थे, कब, 1951 में। तो अब ये क्या हो चुका है आपका, तो 2016 में ये कितना हो चुका था आपका, तो ये आपका 10 टाइम्स बढ़ चुका था, यानी कि आपका ये कितना हो चुका है, 100 लीटर पे आ चुका है। ठीक है, कब, इसमें मिल्क प्रोडक्शन में। तो किस पीरियड के दौरान, मतलब इसमें सबसे जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है वो किसका होता है, क्या वो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन का है, क्या वो आपका गोल्डन रेवोल्यूशन है, या फिर इसके बारे में हम लोग बात करेंगे क्या वो आपका होगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब देखो जैसे ना बात करेंगे ना मिल्क हम लोग प्रोडक्शन के बारे में, जो मिल्क प्रोडक्शन में मेनली आपका जो रिलेटेड होता है, इसमें कौन सा रेवोल्यूशन आएगा, तो इसके बारे में ना जब आप बात करोगे तो मिल्क प्रोडक्शन से जो आपका जुड़ा हुआ है वो क्या है, आपका व्हाइट रेवोल्यूशन है ना। क्या हो जाएगा आपका, व्हाइट रेवोल्यूशन हो जाएगा, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं, है ना। व्हाइट रेवोल्यूशन को हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, इसको जानते हैं। अच्छा एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर एक ना काफी क्या आएगा आपका ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जैसे पूछेगा आपसे ना फादर ऑफ, पूछेगा आपका ना व्हाइट रेवोल्यूशन। ठीक है ना, क्या पूछा जाएगा आपका, तो फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन क्या होगा आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। जब बात करेंगे ना फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन की इंडिया के अंदर में, तो वो कौन होंगे, आपके वर्गीस कुरियन होंगे। ठीक है ना, कौन होंगे, तो पहले लिख लेते हैं हम लोग क्या, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, है ना। क्या लिखेंगे हम लोग, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। अब देखो फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कौन हो जाएंगे हमारे, तो ये हो जाएंगे आपके वर्गीस कुरियन। कौन होंगे हमारे, वर्गीस कुरियन। ठीक है ना, वर्गीस क्या हो जाएंगे आपकी, तो वर्गीस हो जाएंगे आपके क्यूरियन। ठीक है ना। अगर हम लोग देखो बात करेंगे ना अगर ईयर की, तो अगर हम लोग ना ईयर की बात करेंगे कि जो आपका जो ईयर आपका है ये कब होता है आपका, ठीक है, तो फादर ऑफ जो मेनली जब हम लोग बात करेंगे ना व्हाइट रेवोल्यूशन का, तो व्हाइट रेवोल्यूशन का जो ईयर आपका है ना वो कब होता है आपका, ये बिगिन होता है आपका 1970 के अंदर में। ठीक है, चलो आगे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्या दिया गया आपका, तो गोल्डन रेवोल्यूशन आपका दिया गया है। अच्छा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपको पता है कहाँ पढ़ाया था, तो ये आपके यूरोप के अंदर में आया था, हिस्ट्री में आपने इसको काफी अच्छे से पढ़ा है। अब गोल्डन जब ना रेवोल्यूशन के बारे में हम लोग बात करते हैं तो मेनली पल्सेस वगैरह जो आपके होते हैं, ठीक है ना, गोल्डन जब ना रेवोल्यूशन के बारे में आप बात करोगे तो जो गोल्डन आपके क्या है ना रेवोल्यूशन है, तो गोल्डन रेवोल्यूशन जो आपका है वो किससे रिलेटेड है, तो गोल्डन रेवोल्यूशन जो आपका है ना मेनली जो हॉर्टिकल्चर आपका है, ठीक है, या फिर आपके जो हनी का प्रोडक्शन है, सिंपली क्या बोलेंगे पल्सेस अकॉर्डिंगली सिंपली बात करो, आप यहाँ पर ना हॉर्टिकल्चर ले सकते हो, हॉर्टिकल्चर, या फिर अगर आप इसमें बात करते हो तो जो आपका हनी है, जो शहद होते हैं आपके ना, ये क्या है आपका इससे रिलेटेड है।
और अगर आप देखो बात करते हैं किसके बारे में, जो एक हमारा इंपॉर्टेंट इसमें है वो है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन। अब देखो ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में आता कब आपका है, तो 1970s के अंदर में आता है, ठीक है। अब ये मेनली रिलेटेड आपका किससे होता है, तो मेनली आपका पैडी एंड वीट से होता है। वीट एंड पैडी, ये मेनली दो चीजों से क्या होता है, काफी ज्यादा ये रिलेटेड होता है। अगर स्पेशली अगर किसी एक क्रॉप्स की बात करोगे तो मेनली ज्यादा फोकस इसमें वीट के ऊपर आपकी की जाती है, ठीक है। 1970s में क्या होता है, इंडिया के अंदर ये आता है। अच्छा ऐसे बात करेंगे इसके अंदर हम लोग फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन की, है ना, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो जब बात करेंगे हम लोग फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे कौन है, ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो अगर इन जनरल पूछा जाए आपसे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है, तो इन जनरल हम लोग बात करेंगे नॉर्मन बोरलॉग के बारे में, ठीक है ना, नॉर्मन बोरलॉग के बारे में। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, क्या पूछा जाएगा अगर आपसे, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो इंडिया में कौन थे हमारे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। इसको आपने ना काफी अच्छे से इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ क्लास 9th में ही, और वो हमारे होते हैं MS स्वामीनाथन। कौन होते हैं हमारे, MS स्वामीनाथन, ठीक है। तो हमारे इंडिया में क्या होते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो कुछ आपके क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ क्या इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट्स हैं, इनको भी आप क्या करोगे, याद रखोगे। चलो आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पर। अब देखो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन है 28। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला गया, तो यहाँ पर आपको देखो क्या दिया गया, पहले तो ऑप्शंस आपको अलग अलग दिए गए हैं क्वेश्चंस के बेसिस पर, कि आपको देखो 28 का जो क्वेश्चन ए है या फिर क्वेश्चन 28 का बी है, इन दोनों में से आपको क्या करना है, किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करोगे, आपको इन दोनों क्वेश्चंस में से क्या करना है, एक क्वेश्चन क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। चलो अब बात करेंगे क्वेश्चन पहले में क्या है, क्रिटिकली अप्रेज द डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द रिफॉर्म्स ऑफ 1991। अब देखो जैसा कि हमने पढ़ा था कि 1991 में क्या आता है, आपका रिफॉर्म्स आता है, ठीक है। और इस रिफॉर्म्स में क्या बात करते हैं हम लोग, तो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के बारे में, ठीक है। अब देखो जब ना इस डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के बारे में आप क्या करते हो, अगर बात करते हो तो समझेंगे इस डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी में क्या था। तो ये जो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी आपकी थी ना, इसके अंदर आपका क्या था, PSU थे, यानी कि जितने भी आपके पब्लिक सेक्टर ना अंडरटेकिंग इंटरप्राइजेस थे, इसमें क्या किया गया आपका, तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का जितना भी शेयर था 50% से लेस देन, है ना, लेस देन 50% जो शेयर था, ये किसको दिया गया आपके, तो प्राइवेट कंपनीज को दिया गया, है ना, किसको दिया गया, प्राइवेट कंपनीज को। तो पहले अगर आप बात कर रहे हो किसके बारे में, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या थी, तो देखो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी सिंपल थी बस, कि हमारा जो भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में जो भी अंडरटेकिंग में आपका आ रहा है, उसका जो भी शेयर होगा, उसके टोटल शेयर का मतलब 50% से कम शेयर किसको दिया जाएगा, तो प्राइवेट कंपनीज को दिया जाएगा, ये था इसके अंदर। तो इसी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को आपको क्या करना है, क्रिटिकली कहने का मतलब क्या है, इसके जो डिसएडवांटेज हुए, है ना, इसके क्या हुए, जो डिसएडवांटेज हुए वो आपको क्या करने हैं, बताने हैं, समझेंगे। इसके अलावा आप इसको विथड्रॉ भी बोल सकते हो, है ना, विथड्रॉ बोलो, ड्रॉबैक्स भी बोल सकते हो, है ना, ड्रॉबैक्स भी आप इसको बोल सकते हो। तो क्या क्या रहे थे, अब देखो कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। देखो पहला पॉइंट क्या है ना, कि 1991 में क्या था, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कंट्री की ना उतनी बेहतर थी नहीं, तो डिसीजन लिया गया कि हम लोग क्या करेंगे ना, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करेंगे, एंड उस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, तो LPG को अडॉप्ट करेंगे। मतलब सिंपली यहाँ पर हम लोग बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन के बारे में स्पेशली, है ना, स्पेशली हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे वो प्राइवेटाइजेशन के बारे में ना मिलनी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे,
ठीक है, अब इस देखो प्राइवेटाइजेशन में किया गया, यानी कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको अपना शेयर्स वगैरह क्या किया गया, बेचा गया इस डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंगली। लेकिन देखो इसमें ना डिसएडवांटेज कहाँ पर हुए, डिसएडवांटेज ये हुए, सरकार ने ना अपने शेयर्स को बेचा इसीलिए क्योंकि सरकार को वहां पर लॉस हो रहा था। तो सरकार ने सिंपली सोचा कि भैया मैं क्या करता हूँ, अपने कुछ शेयर्स को मैं क्या करता हूँ, प्राइवेट कंपनीज को बेच देता हूँ, उनको बेचूंगा, वो बिजनेस वगैरह करेंगे, वहां से अच्छा प्रॉफिट रिटर्न होगा, मैं मुझे क्या मिलेगा, बैठे बिठाए प्रॉफिट मिल जाएगा। तो अच्छी बात थी। लेकिन दिक्कत क्या होता है ना कि जब कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स को प्राइवेट कंपनीज को बेचती है, तो कंपनी अपने ना शेयर्स को काफी चीप रेट पर बेच देती है, मतलब काफी सस्ते बेच देती है, जिस कारण से ओवरऑल क्या होता है, गवर्नमेंट को ही नुकसान इसका देखने को मिलता है। तो इसका आपको क्रिटिकली आप इसको अप्रेस कर सकते हो, कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो। हमने बस इसको यहाँ पर समझा है। चलो आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 के बी का। अब देखो 28 के बी में क्या है आपका, ग्लोबलाइजेशन इज एन एसेंशियल आउटकम ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ एन इकोनॉमी, जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट्स, है ना। इस स्टेटमेंट्स को आपको क्या करना है, जस्टिफाई करना है, ठीक है ना। इस इन्वेस्टमेंट को आपको क्या करने हैं, जस्टिफाई करने हैं, ठीक है। जस्टिफाई कैसे करेंगे, मींस देखो सिंपली क्या बोला गया है कि ग्लोबलाइजेशन, अगर आप देखो कंट्री में क्या करते हो ना, लिबरलाइजेशन लाते हो, तो इसमें ग्लोबलाइजेशन जो है ना वो आपको आता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। अब देखो जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं, जब लिबरलाइजेशन आपका किया गया, तो देखो लिबरलाइजेशन का कहने का मतलब क्या होता है आपका, फॉरेन ट्रेड में ना रिफॉर्म्स लाए गए, ठीक है। लिबरलाइजेशन के बारे में अगर हम लोग सिंपली बात करें, तो जो आपके ना फॉरेन ट्रेड में क्या लाया गया, आपका रिफॉर्म्स लाए गए, ठीक है। जो भी आपके क्या थे, फॉरेन ट्रेड थे, तो उन फॉरेन ट्रेड के अंदर में क्या लाया गया, आपका रिफॉर्म्स लाया गया, ठीक है। अब ये फॉरेन ट्रेड में रिफॉर्म्स आपका लाया गया, इसका देखो सिंपली एक मतलब क्या है। अब बहुत पहले क्या था ना इंडिया में कि कोई भी फॉरेन कंपनी क्या थी, इंडिया में ना बिजनेस वगैरह नहीं कर रही थी। अब ड्यू टू क्या होता है आपका, लिबरलाइजेशन लाया गया आपका, तो कंपनीज को कहीं ना कहीं क्या मिलता है ना, मीन्स उनको थोड़ा लिबरल किया गया। जब क्योंकि फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म्स लाया गया, तो मेनली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो आपका होता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की जब हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा क्या रखा गया, लिबरल बनी सरकार हमारी, जिसके कारण से इजीली जो हमारे कंट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा था वो अच्छे खासे हो रहे थे। फॉरेन कंपनी का हमारे यहाँ पर क्या आ रहा था, इन्वेस्टमेंट आ रहा था, यानी कि आप सिंपली बोल सकते हो एफडीआई, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा था हमारे यहाँ पर, है ना। क्या हो रहा था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे हम लोग। फॉरेन डायरेक्ट क्या हो रहा था हमारे यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट हो रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ पर सरकार क्या कर रही थी, फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म्स लेकर के आई। तो अब ना विदेशी कंपनियां भी क्या कर रही थी, इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रही थी। अब इमेजिन करो, अब क्योंकि फॉरेन ट्रेड में रिफॉर्म्स लाए गए हैं, विदेशी कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो अलग अलग कंट्रीज कहीं ना कहीं ट्रेड के जरिए आपस में क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। और जब अलग अलग कंट्रीज आपके ट्रेड के जरिए आपस में जुड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है किसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, सिंपली बात है ग्लोबलाइजेशन का यहाँ पर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। चलो आगे हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 29। देखो इसमें बोला गया है, टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ डेवलपमेंट इन एन इकोनॉमी, लिबर्टी इंडिकेटर्स शुड बी कंसिडर्ड along with other सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर्स, है ना। अब देखो जैसे अगर आप क्या करते हो ना, बात करते हो किसके बारे में, तो अगर को आप बात कर रहे हो सर किसके बारे में, तो डेवलपमेंट में, इकोनॉमी में डेवलपमेंट के बारे में जब आप बात कर रहे हो, जो लिबर्टी इंडिकेटर्स होते हैं इनको कंसीडर्ड आपका किया जाता है ना, आपके सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर्स के साथ में ही। तो बात करेंगे सबसे पहले ये लिबर्टी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, उससे पहले हम लोग बात करेंगे ये लिबर्टी क्या होता है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है पहले, तो क्वेश्चन तो पहले बोला है, डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, गिव वैलिड रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो पहले तो बोला गया है कि क्या आप इस स्टेटमेंट से क्या करते हो, एग्री करते हो। सिंपल हम लोग बोलेंगे यस, हम लोग क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट से बिल्कुल एग्री करते हैं, है ना। अब बात आएगी आपकी किसके बारे में,
लिबर्टी के बारे में। अब देखो ना, दो वर्ड होते हैं। पहला वर्ड क्या होता है आपका, लिबर्टी होता है ना, पहला वर्ड जो है आपका लिबर्टी होता है। एंड जो दूसरा आपका वर्ड होता है वो होता है आपका फ्रीडम। ठीक है, अब लिबर्टी फ्रीडम देखो दोनों डिफरेंट वर्ड है। अब जैसे हम लोग फ्रीडम है, हमारी कंट्री क्या है, फ्री है, हमें फ्रीडम मिले हुए हैं। लेकिन जब बात करते हैं ना लिबर्टी की, अब लिबर्टी में बात करो अगर, जैसे मान के चलते हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, कैसी गवर्नमेंट है, तो हमारी जो गवर्नमेंट है ना वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। ठीक है ना, हमारी जो गवर्नमेंट है वो कैसी है, तो वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। अब जब वो क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो बहुत सारी क्या लाती हैं, पॉलिसीज लेकर के आती हैं, है ना, बहुत सारे उनकी क्या होती हैं, पॉलिसीज होती हैं। तो अब वो जो उनकी पॉलिसीज हैं, अब बहुत बार हम लोग उस पॉलिसी से क्या करते हैं, एग्री नहीं होते हैं। तो क्या हम लोग वहां पर सरकार का प्रोटेस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? ये सारी चीजें किसके बारे में बताती हैं, आपकी लिबर्टी बताती हैं। और यही आपके क्या है, लिबर्टी इंडिकेटर है। तो सोशो इकोनॉमिक आपके जो पैरामीटर हैं, इसके साथ में आपको ये चीजें भी क्या होती हैं, देखने को मिलती है। जैसे अगर आप पॉलिटिकल राइट्स के बारे में बात करते हैं, सिविल आपकी लिबर्टीज होती है, तो ये सारे ही क्या होते हैं आपके ना, पैरामीटर्स होते हैं, जो सारे आपके इंडिकेटर्स होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं अलॉन्ग विद क्या करते हैं, आपके काफी एक सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट रोल क्या करते हैं, प्ले करते हैं। क्लियर है? तो आप इसमें सिंपल वैलिड एक रीजन भी इसका दे सकते हो। चलो आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। इसमें देखो बोला गया है, द रिफॉर्म प्रोसेस इंप्लीमेंट इन द late 1970s, commonly known as China's open door policy, encompassed a wide range of reforms across sections like agriculture, investment, industries. These reforms played a pivotal role in driving the rapid growth of the Chinese economy over subsequent decades. In the light of the given text, discuss any two reforms responsible for the rapid economic growth of China. अब पहले तो हम लोग इस स्टेटमेंट को समझते हैं, आखिर ये बोला क्या गया है। देखो जो रिफॉर्म प्रोसेस आपके होते हैं ना, अगर हम लोग क्या करते हैं, रिफॉर्म्स प्रोसेस के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं, तो जो रिफॉर्म प्रोसेस आपका इंप्लीमेंट किया गया है चाइना के अंदर, वो 1970s में, जिसको हम लोग चाइना का ओपन डोर क्या बोलते हैं, पॉलिसी बोलते हैं। इसमें ना बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ रिफॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं। चाहे आप एग्रीकल्चर में बात करो, इन्वेस्टमेंट में बात करो, इंडस्ट्री में बात करो, तो ये जो रिफॉर्म्स होते हैं ना, इसने एक रैपिड ग्रोथ किया चाइना के इकोनॉमी को। तो आपको सिंपली क्या करना है, देखो रिफॉर्म्स तो बहुत सारे हुए हैं, तो आपको किन्हीं दो रिफॉर्म्स के बारे में बताने हैं। अब जैसे हम लोग बात करेंगे रिफॉर्म्स के बारे में, तो उससे पहले हम लोग एक पॉइंट समझना है, क्या है, तो 1970s की यहाँ पर ना देखो लेटली हमसे बात की गई है कि चाइना का जो ओपन डोर क्या है आपका पॉलिसी है। तो अगर हम लोग बात करें चाइना के ओपन डोर पॉलिसी के बारे में, है ना, चाइना का क्या था आपका, चाइना का जो आपका ओपन डोर पॉलिसी है, ठीक है ना, चाइना का क्या है आपका ओपन डोर पॉलिसी है, ये कब आती है आपकी, तो ये आपकी आती है 1978 में। ठीक है, अब इसमें हम लोग ना मेनली क्या करेंगे, दो हमें सेक्टर्स के बारे में बात करना है। तो एक तो हम लोग देखो बात करेंगे आपसे एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, है ना। अगर कोई एक सेक्टर हम लोग लें, उसमें हम लोग पहला बात करेंगे आपसे एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो सेक्टर आपके, उसमें हम लोग बात करेंगे। एंड जो दूसरा हम लोग बात करेंगे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में, है ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम लोग बात करते हैं। अब देखो जहां तक हम लोग बात करेंगे ना एग्रीकल्चरल सेक्टर में या फिर एग्रीकल्चर के सेक्टर में, तो एग्रीकल्चर के सेक्टर में होता क्या है ना कि चाइना के अंदर में क्या होता है ना, इनिशियल फेज में जो रिफॉर्म्स होते हैं आपके, वो आपके ना एग्रीकल्चर में होते हैं, फॉरेन ट्रेड में होते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, इनिशियली फेज में हम जैसे बात करेंगे एग्रीकल्चर में, तो इन एग्रीकल्चर में क्या होता है ना, चाइना के अंदर में क्या होता है आपका कम्यून लैंड्स जो आपके हैं, है ना, कम्यून लैंड्स को क्या किया गया आपका, तो चाइना के अंदर ना जितने भी आपके क्या थे कम्यून लैंड्स थे, इनको डिवाइड कर दिया गया। इसमें आपके स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, छोटे छोटे स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड में क्या कर दिया गया, इसको
डिवाइड कर दिया गया, है ना। एंड चाइनीज गवर्नमेंट ने क्या बोला, तो जो कॉमन लैंड, जो बड़े बड़े लैंड होते हैं उनको छोटे छोटे स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड में उन्होंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, बांट दिया। एंड उन्होंने हर एक इंडिविजुअल को लैंड क्या कर दिया, दे दिया, और बोला कि देखो भाई आप क्या करो, इस पर्टिकुलर लैंड पर अपने हिसाब से क्या करो, एग्रीकल्चर करो, जितना पैसा इससे आ रहा है सारा पैसा क्या कर दो, आप रख लो, बस बदले में आप हमें क्या करना, तो इसके बदले में आप हमें थोड़ा सा क्या कर देना, टैक्स दे देना। इस तरह का रिफॉर्म्स आपका आता है एग्रीकल्चर में। इसके अलावा जब हम लोग बात करेंगे ना इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी क्या लाया गया, आपका प्राइवेटाइजेशन किया गया, है ना। यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलता है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपका प्राइवेटाइजेशन देखने को मिला। हालांकि देखो पहले क्या था, तो पहले यहाँ पर क्या थी, स्टेट ओन्ड क्या थी, आपकी इंटरप्राइजेस थी। मतलब पहले यहाँ पर ना पब्लिक सेक्टर मेनली हुआ करते थे, प्राइवेट फर्म्स को उतना मौका नहीं मिलता था। लेकिन जब रिफॉर्म्स आपके होते हैं तो प्राइवेट जो फर्म्स होते हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, वो भी क्या होती है, यहाँ पर ग्रो काफी अच्छे से होती है। तो इन दो रिफॉर्म्स के बारे में हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, समझते हैं। चलो आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 31। अब देखेंगे 31 क्वेश्चन में क्या बोला गया है। देखो 31 क्वेश्चन में हमारा है अंडर द दिल्ली डिक्लेरेशन। अब देखो दिल्ली में जो डिक्लेरेशन आपका होता है किसका, तो G20 नेशंस का। ठीक है ना, G20 नेशंस होता है आपका। इसमें देखो बोला गया है प्लेस टू रीच ग्लोबल नेट जीरो इमिशन approximately by mid century and to triple global renewable energy capacity by 2030। ठीक है, पहला पॉइंट इसको समझते हैं। आगे देखो डिस्कस ब्रीफली द rationale behind the commitment by G20 nations in the direction of achieving sustainable development। अब देखो दिल्ली डिक्लेरेशन आपका होता है G20 नेशंस का। इसमें प्रतिज्ञा लिया गया, प्लेज लिया गया कि हम लोग क्या करेंगे, ग्लोबल नेट जीरो एमिशन करेंगे अप्रॉक्स मतलब मिड सेंचुरी तक। एंड जो ट्रिपल हम लोग क्या करेंगे, ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी के कैपेसिटी को क्या करेंगे 2030 तक हम लोग क्या करेंगे, कर देंगे। अब पॉइंट आता है कि देखो G20 जब नेशंस की बात करते हैं तो ग्रुप ऑफ 20 क्या होते हैं, नेशंस होते हैं, जिसका जो इंडिया भी हमारा क्या है, इसका एक मेंबर है ना। इंडिया भी हमारा क्या है, इसका एक मेंबर है। अब बात आएगी कि किसे हम लोग ग्लोबल नेट जीरो एमिशन पर पहुंचेंगे कैसे। क्या हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, यूज करना बंद कर देंगे, तो देखो ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। हम लोग देखो क्या करेंगे ना, तो कन्वेंशनल और जो क्या करते हैं हमारे, तो कुछ हम लोग कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ जो एनर्जी है उसको हम लोग नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। जैसे अगर हम लोग क्या करते हैं ना, बात करते हैं किसके बारे में, जो कि आपकी ना विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, ये क्या आपके गुड है। जैसे हम लोग इसमें मेनली बात करेंगे विंड एनर्जी के बारे में, है ना, जो विंड एनर्जी आपकी है और आपकी क्या है जो सोलर एनर्जी है। तो ये दो मेजर आपको क्या देखने को मिलते हैं, इसके इलस्ट्रेशंस आपको क्या होते हैं देखने को मिलते हैं यहाँ पर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी के, जो कि हमें क्या करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या करेंगे, अचीव करने में ना हमारी हेल्प करेंगे। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहने का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में सतत विकास बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर हम लोग जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं हम लोग उसको ना उस तरीके से यूज करेंगे ताकि वो हमारे आने वाले जनरेशन के लिए भी क्या होंगे, अवेलेबल होंगे। जैसे विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, तो अगर को हम लोग क्या करते हैं, जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ हमारे क्या है एनर्जी है, अगर उसको नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या कर दें, ट्रांसफॉर्म कर देते, इजीली क्या होंगे, आपके हो पाएंगे। एंड मेनली देखो यहाँ पर क्या किया गया ना, इस समिट के अंदर बोला गया आपका कि जो ग्लोबल वार्मिंग है हम लोग उसको क्या करेंगे, लिमिट कर देंगे। तो पॉइंट आया कि सर ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग लिमिट कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे घर में जो एसी वगैरह चलते हैं, कूलर एसी चल रहे हैं, हमारे वॉशिंग मशीन चल रही है, सभी क्या है आपके कॉज है ग्लोबल वार्मिंग के। तो क्या इसको भी चलाना बंद कर देंगे, क्या व्हीकल्स हमारे हैं इनको हम लोग यूज करना बंद कर देंगे। देखो बंद तो बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन सिंपली आप ना कुछ एफर्ट कर सकते हो। जैसे सिंपली अगर हम लोग बात करें, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है आपका, CO2 रिलीज हो रहा है एनवायरमेंट में,
तो आप ये पूरी कोशिश करो कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, प्लांटिंग मोर ट्रीज, है ना। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, ट्रीज को प्लांट कर सकते हो, जिससे कि क्या होंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, इसको ट्रीज क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, जिस कारण से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। चलो आगे हम लोग बात करेंगे 31 के बी में। इसमें देखो बोला गया आपका, इट वुड बी अनक्लियर टू से दैट द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल लेज द ग्राउंड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ नेशन। डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट? सपोर्ट योर आंसर विथ वैलिड इलस्ट्रेशन। मतलब देखो बोला गया ना कि बिल्कुल क्या आपका कहना बिल्कुल अनक्लियर या कहना बिल्कुल ये सही नहीं है कि जो ह्यूमन कैपिटल का ग्रोथ है इसने क्या क्या ग्राउंड किया है इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ नेशन को। तो जब बात करेंगे ना इस हम लोग इस स्टेटमेंट के बारे में, तो सिंपली क्या हम लोग बात करेंगे, तो इंक्रीज जो हुआ हमारे ह्यूमन कैपिटल में, ये जो कॉज आपका इकोनॉमिक ग्रोथ का ये अनक्लियर बिल्कुल आपका है। तो इसमें देखो दो चीज पॉइंट है। पहला देखो, पहला अगर हम लोग बात करते हैं, देखो जो एजुकेशनल आपके यार्डिक्स हैं, जैसे ईयर ऑफ आपके स्कूलिंग हो गया, टीचर पुपिल का, टीचर स्टूडेंट का आपका क्या हो गया, रेशियो हो गया, ठीक है। जैसे अगर इसमें कुछ पॉइंट्स के बारे में आप बात करते हो, तो जैसे आपके क्या ईयर्स ऑफ स्कूलिंग के बारे में बात कर सकते हैं हम लोग, है ना। क्या हो जाएंगे आपके ईयर्स ऑफ स्कूलिंग हो जाएगा आपका, है ना। इसके अलावा बात कर सकते हो टीचर स्टूडेंट रेशियो में, है ना, टीचर स्टूडेंट रेशियो आपके फैक्टर इसमें हो जाएंगे आपका, है ना। ईयर ऑफ स्कूलिंग आपका हो जाएगा, टीचर स्टूडेंट का क्या हो जाएगा आपका रेशियो हो जाएगा। इसके अलावा आपके जो ह्यूमन कैपिटल मेजर्स होते हैं वो भी मेन क्या कर सकते हैं, आपके कन्वर्जेंस हो सकते हैं आपके डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस के बीच में भी, है ना। ये क्या हो सकते हैं आपके, तो ये बिल्कुल आपके डिफरेंट देखने को मिल सकते हैं आपके ह्यूमन कैपिटल का जो ग्रोथ है ना। अगर हम लोग बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल की ग्रोथ की, तो ये आपके डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस के बीच में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, है ना। ये आपके डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस के बीच में क्या होंगे आपके, ये डिफरेंट होंगे, है ना। बिल्कुल यहाँ पर एक जैसे आपको ये देखने को नहीं मिलेंगे। तो हमने कुछ बात की क्या आपके, तो स्टूडेंट टीचर रेशियो होंगे आपके, या फिर ईयर ऑफ स्कूलिंग। इसका जब हम लोग बात करेंगे ना, देखो ग्रोथ ऑफ जो ह्यूमन कैपिटल है वो भी क्या होंगे आपके, डिफरेंट होंगे डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में, है ना। ह्यूमन कैपिटल का आपका जो ग्रोथ होगा वो डेवलप्ड कंट्रीज में एंड डेवलपिंग कंट्रीज में आपको क्या होगा, अलग अलग क्या होंगे आपको देखने को मिलेंगे। वहां पर ये बिल्कुल क्या होंगे आपके सेम नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग सिंपली बात करें, तो अगर देखो क्या होता है, एजुकेशन इंप्रूव होता है, तो एजुकेशन देखो इंप्रूव है, लेकिन ये मेनली गारंटी आपको नहीं दे सकता है कि इससे क्या होगा, आपका जो रियल इनकम है अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज का वो प्रोग्रेस करेगा, है ना। इसमें ये क्या करेगा, इस बात की बिल्कुल आपको गारंटी नहीं दे सकता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एग्री करेंगे इस स्टेटमेंट से बिल्कुल, कि यहाँ पर देखो सिंपली क्या है कि ये बिल्कुल अनक्लियर ऐसा कहना है कि ह्यूमन कैपिटल का जो ग्रोथ है वो ग्राउंड्स आपका किस चीज का, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ नेशन का, ऐसा कहना बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता है। ये एक तरह से ना अनक्लियर, ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता, आपको देखने को मिलता है। तो हम लोग यहाँ पर बिल्कुल क्या है, इस स्टेटमेंट को लेकर के अनक्लियर होंगे। चलो आगे हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारे 32 का है। देखो 32 के क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इंटरप्रेट द गिवन पिक्चर बेस्ड ऑन संसद आदर्श ग्राम योजना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, SAGY, इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। अभी जो आपका प्रोग्राम है इसको स्टार्ट किया गया आपका किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। देखो एमपीज को यहाँ पर क्या करना है, तो जितने भी ना एमपीज हैं, अब इस प्रोग्राम में देखो बोला गया है, तो आपको इस पिक्चर के बेस पर क्या करना है, मतलब इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ पिक्चर दिया गया है। देखो इसमें सिंपली क्या है, देखो जितने भी आपके ना एमपीज हैं, यानी कि जो मेंबर ऑफ क्या है आपके पार्लियामेंट्स हैं, तो जितने भी आपके ना एमपीज होंगे इस प्रोग्राम के अंडर में, जितने भी आपके क्या एमपीज हैं उनको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, डेवलप वन नेशन फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब इंडिया में देखो 543 लोकसभा के एमपीज हैं,
इसके अलावा आपके राज्यसभा के भी होते हैं। तो फॉर एग्जांपल बात की चलते हैं, अब देखो जितने भी ना एमपीज हैं ये अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से क्या करेंगे, एक डेवलप्ड जगह को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। एक डेवलप वन नेशंस को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। एंड एमपीज को क्या करना पड़ेगा, 3 विलेज को क्या करना पड़ेगा, उसी मॉडल विलेज के मॉडल के ऊपर डेवलप करना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले देखो क्या होगा, तो यहाँ पर एमपीज को एक जरूरी है कि वो क्या करेंगे, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से एक डेवलप विलेज को आइडेंटिफाई करेंगे एंड उसी के मॉडल के बेस पर वो 3 डिफरेंट अलग विलेजेस को क्या करेंगे, आपके वो डेवलप करेंगे। इसके अंदर में क्या होगा, तो कवरिंग मतलब मोर देन 2500 विलेजेस के अंदर क्या किया जाएगा, आपका कवर किया जाएगा। तो इस प्रोग्राम के अंदर में अगर हम लोग टोटली बात करें तो 2500 जो विलेज हैं वो क्या किए जाएंगे, आपके इस प्रोग्राम के अंदर में कवर किए जाएंगे। किस प्रोग्राम के अंदर में, तो संसद बोल रहा हूँ, सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंडर में। तो एमपी से एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है कि वो क्या करेंगे, डेवलपमेंट प्लान में विलेज को इंक्लूड करेंगे एंड मोटिवेट करेंगे विलेजर्स को कि वो एक्टिविटीज को क्या करें, पार्टिसिपेट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करें हेल्थ के एरिया में, इसके अलावा न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन में। किसके अंदर में, तो हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन के एरिया में वो लोग भी क्या करें, बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले और उनमें काम भी करें, ठीक है। तो इसका मीनिंग ऑब्जेक्टिव हो गया आपका। चलो आगे हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट क्या बोला गया आपका, स्टेट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ अलाइड एक्टिविटीज। तो अलाइड एक्टिविटीज के आपको क्या करने हैं, कोई 2 आपको क्या करने हैं ना, एक्टिविटीज बताने हैं, कोई 2 आपके ना एग्जांपल बताने हैं इस अलाइड एक्टिविटीज के। तो पहला देखो एग्जांपल आप किसका ले सकते हो, फिशरीज का। पहला अगर हम लोग ना एग्जांपल की बात करेंगे तो हम लोग किसका एग्जांपल ले सकते हैं, तो पहला जो आपका एग्जांपल हो जाएगा आपको फिशरीज का एग्जांपल हो जाएगा, है ना। पहला जो एग्जांपल आपका फिशरीज का हम लोग ले रहे हैं तो आपका है फिशरीज का एग्जांपल हो जाएगा। इसके अलावा जब दूसरे एग्जांपल की इसमें बात करेंगे तो वो एग्जांपल हो जाएंगे आपके लाइफ स्टॉक्स के, है ना। पहला एग्जांपल फिशरीज का हो जाएगा एंड जो दूसरा आपका एग्जांपल है वो हो जाएगा लाइफ स्टॉक्स का। चलो आगे हम लोग आएंगे, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 33। इसमें देखो बोला गया आपका रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली। चलो पहले हमें क्या करना है, टेक्स्ट को केयरफुली रीड करना है एंड इसी के बेस पर आपसे कुछ यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस क्वेश्चन का हमें क्या करना है, आंसर देना है। चलो पहले हम लोग देखो बात करेंगे क्या है क्वेश्चन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हैज रिमेन्ड वन ऑफ द टॉप चैलेंजेस ऑफ इंडियन पॉलिसी मेकर्स। अब देखो इंडिया के जितने भी ना पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है अब तक में, एम्प्लॉयमेंट क्या करना, जनरेट करना। एंड ओवर द इयर्स, एंड जब बात करेंगे हम लोग ना ओवर द इयर्स में, दिस हैज ओनली बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। और जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है ये चैलेंजेस अपने आप में और ज्यादा क्या हो जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। इंडिया हैज एक्सपीरियंस मोर और लेस consistent growth in the structure of the output of the economy, especially after the economic reforms। और ये स्पेशली आपको किसके बाद देखने को मिला, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद में, which is measured by gross value added, जो कि मेजर किससे किया जाता है, आपका gross value added से। However, the trend in the employment did not reveal a consistent and clear पैटर्न। तो हालांकि जो ट्रेंड आपको देखने को मिला एम्प्लॉयमेंट में वो बिल्कुल रिवील नहीं करता आपका एक कंसिस्टेंस एंड क्लियर पैटर्न को, वो बिल्कुल भी क्या करता है आपका, हमें नहीं बताता है। अब देखो यहां से जब ना बात करेंगे तो क्या दिया गया आपका, तो पहला बोला गया है देखो these complexities have led to a wide variation in the conclusion drawn by experts and various studies on workforce and employment. Two major sources of data on the workforce and employment have been। अब देखो मतलब 2 अलग सोर्सेस ऑफ डेटा के बारे में बात करेंगे, जो कि डेटा किस चीज का है, आपका वर्कफोर्स के ऊपर में है एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है। पहला देखो क्या है आपका, तो डेगेनियर पॉपुलेशन सेंसस आपका, और दूसरा आपका है नेशनल क्विंक्विनियल सर्वेस ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड
unemployment by the erstwhile NSSO under the Ministry of Statistics and Program Implementation MOSPI Government of India। अब देखो इसके बेसिस पर हमसे क्या किया गया है, तो इसी के बेस पर ना आपसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। तो इसी के बेस पर जब हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली कुछ अपने क्वेश्चंस की बात करें उससे पहले पूरा स्टेटमेंट हम लोग और देख लेते हैं। द नेशन वाइड एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो जब नेशन वाइड एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे, जो सर्वे है हैव बीन रिप्लेस्ड बाय, तो सर्वे रिप्लेस किससे हो चुकी है आपकी, तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे से रिप्लेस्ड हो चुकी है, जिसको कंडक्ट किसके द्वारा किया गया था, तो कंडक्टेड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO of MOSPI which started in the year 2017-18, जिसको आपका 17-18 में क्या किया गया है, आपका स्टार्ट किया गया है। चलो आगे बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू NSO the PLFS data measures the dynamics in labor force and participation, workers to population ratio and, है ना, वर्कर्स टू क्या हो जाएगा आपका पॉपुलेशन रेशियो एंड एम्प्लॉयमेंट स्टेटस अलोंग विथ रिलेटेड इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स फॉर बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज। चलो यहाँ तक क्लियर है। आगे देखो बात करेंगे, लेबर फोर्स इंक्लूड्स पर्सन्स हु वर्क ईदर वर्किंग और एम्प्लॉयड और दोज अवेलेबल फॉर वर्क और अनएम्प्लॉयड। अब देखो बात करेंगे लेबर फोर्स में, तो लेबर फोर्स में आप इंक्लूड करते किसको हो, तो लेबर फोर्स में आप ना उन लोगों को इंक्लूड करते हो जो कि काम कर रहे होते, एम्प्लॉयड होते, या फिर ऐसे लोग जो काम के लिए अवेलेबल हैं लेकिन वो अनएम्प्लॉयड है, काम तो वो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास काम नहीं होता है। सम पर्सन्स इन द लेबर फोर्स आर अब्सटेन फ्रॉम वर्क फॉर वेरियस रीजन। और लेबर फोर्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, कुछ वर्कर्स ऐसे हैं, कुछ पर्सन्स होते हैं जिनको मेनली अब्सटेन किया जाता है आपके वर्क से वेरियस रीजन के कारण। deducting that number from the labor force gives the number of actual workers। और ये जो डिडक्शन आपको देखने को मिलता है नंबर ऑफ लेबर फोर्स का, मतलब लेबर फोर्स से वर्कर्स का, ये एक्चुअल आपके वर्कर्स को क्या करता है, बताता है। These workers are further considered as persons who are engaged in any economic activities। अब यही वर्कर्स आपके क्या होते हैं, इनको फर्दर कैटेगराइज आपका किया जाता है ऐसे पर्सन्स में जो कि आपके किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज है, एज सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर आपके वो रेगुलर वेज या फिर सैलरीड एंड कैजुअल लेबर की तरह। द डिफरेंस बिटवीन द लेबर फोर्स एंड द वर्क फोर्स गिव्स द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन्स। और जो डिफरेंस हमें देखने को मिलता है लेबर फोर्स में एंड वर्क फोर्स के बीच में, वो हमें अनएम्प्लॉयड का नंबर्स क्या करता है, बताता है। चलो लास्ट बोला गया आपका, द साइज ऑफ द लेबर फोर्स इन द कंट्री हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 485.3 मिलियन इन द ईयर 2017-18 टू 497.4 million in the year 2018-19. The next year, the labor force increased by 8% and reached 537.9 million. This increase was witnessed across male and female population as well as rural and urban areas. तो चलो टेक्स्ट को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब इसी के बेस पर हमें क्या दिया गया है, कुछ क्वेश्चन दिए गए। उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि इस क्वेश्चन का हमें आंसर किस तरीके से देना है। देखो पहला क्वेश्चन है, स्टेट एनी टू मेजर सोर्सेस ऑफ डेटा ऑन द वर्क फोर्स एंड एम्प्लॉयमेंट। मतलब हमने जो टेक्स्ट पढ़ा है तो हमारी जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग हुई है या फिर हमारी जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग रही है उसी के बेस पर हमें क्या करना है, तो दो मेजर सोर्सेस हमें डेटा बताने हैं वर्क फोर्स एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर में। तो हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, तो पहला तो हम लोग लेंगे कौन सा, तो डेसेनियर हम लोग लेंगे पॉपुलेशन सेंसस का, है ना। पहला क्या हो जाएगा आपका, तो डेसेनियल पॉपुलेशन हो जाएगा आपका, है ना। पहला क्या हो जाएगा आपका, तो पहला हो जाएगा हमारा डेसेनियल पॉपुलेशन सेंसस। पहला हो जाएगा आपका डेसेनियल पॉपुलेशन सेंसस। और जब देखो दूसरी हम लोग बात करेंगे
तो देखो दूसरा जो हो जाएगा आपका वो नेशन वाइड, दूसरा क्या हो जाएगा आपका नेशन वाइड, क्या होगा आपका द क्वीनियल, है ना, क्वीनियल क्या हो जाएगा आपका सर्विस। और ये सर्विस किनके द्वारा किया जाता है आपका, तो बाय NSSO। ये दो कंडीशन हो जो आपके एग्जाम में नहीं, दो आपके मेजर सोर्स होंगे। चलो आगे बोला है द लेबर फोर्स इनकम्पासेस अ ब्रॉडर कैटेगरी देन वर्क फोर्स। मतलब देखो लेबर जो आपके फोर्स है ना वो इनकम्पासेस करते हैं आपके ब्रॉडर कैटेगरी देन वर्क फोर्स के कंपैरिजन में। तो आपको क्या करना है, डिफेंड और रिफ्यूट द स्टेटमेंट, गिव इट वैलिड रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो इधर आपको क्या करना है, स्टेटमेंट ऊपर दिया गया है, आपको इसको डिफेंड करना है या फिर आपको इस स्टेटमेंट को रिफ्यूट करना है। लेकिन आप डिफेंड करोगे या फिर अगर आप रिफ्यूट करते हो, इसके बेसिस पर आपको अपने वैलिड रीजंस क्या करने हैं, देने हैं। तो जहां तक इस स्टेटमेंट की बात है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस स्टेटमेंट को अपने डिफेंड करेंगे, है ना। हम लोग इस स्टेटमेंट को क्या करेंगे, सिंपली डिफेंड करेंगे। डिफेंड करने का देखो पीछे रीजन सिंपल क्या है, देखो लेबर फोर्स में क्या होता है, तो लेबर फोर्स में नंबर ऑफ पर्संस होते हैं जो कि एक्चुअली आपके एम्प्लॉयड होते हैं, या फिर ऐसे लोग जो अनएम्प्लॉयड तो भले हैं लेकिन वो काम करना चाहते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, लेबर फोर्स के अंदर इंक्लूड करते हैं, है ना। और वर्क फोर्स ऐसे लोग होते हैं जो कि किसी ना किसी एक्टिविटी में, इकोनॉमिक एक्टिविटी से किसी भी एक्टिविटी में क्या होते हैं, आपके एंगेज होते हैं। इस कारण से जो लेबर फोर्स होता है आपका वाइडर होता है आपके वर्क फोर्स के टर्म में। चलो आगे आते हैं, थर्ड नंबर पे बोला गया आपका वर्कर्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन देयर स्टेटस। बिल्कुल सही है। देखो वर्कर्स के बारे में जब बात करेंगे तो इनको आप डिफरेंट टाइप्स में क्या कर सकते हो, कैटेगराइज कर सकते हो, है ना, डिपेंडिंग ऑन देयर स्टेटस, उनके स्टेटस के बेसिस पर। इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट स्टेट एनी वन टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ऊपर जो हमने टेक्स्ट पढ़ा है इसके बेस पर आपको क्या करने हैं, एक एग्जांपल बताने हैं। तो आप एक सिंपली लिख सकते हो किसके बारे में, सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में। तो अगर एक एग्जांपल के बारे में बात करेंगे तो आप सिंपली लिख दो किनके बारे में, सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में, है ना। सेल्फ एम्प्लॉयड वो क्या होते हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयड आपके ऐसे वर्कर्स होते हैं जो कि ओन करते हैं या फिर अपने इंटरप्राइज को ऑपरेट करते हैं, अर्न करते हैं अपनी लाइवलीहुड को। तो इसका कंप्लीट क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 34 और ये आपके सैंपल पेपर का लास्ट क्वेश्चन भी होने वाला है। अब देखो 34 का जो आपका क्वेश्चन है इसमें देखो दो क्वेश्चन होंगे आपके, 34 का ए होगा और 34 आपका क्वेश्चन बी होगा। सो आपको किसी एक क्वेश्चन को यहाँ पर क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। इधर आपको 34 का ए अटेम्प्ट करना है या फिर आपको 34 का बी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। चलो 34 के ए के क्वेश्चन फर्स्ट में देखो बोला गया है अंडर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन IPR, जो कि आपका 1956 में क्या होता है, इंडिया में आता है। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, द सिस्टम ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड। इसमें क्या किया गया ना, आपका एक सिस्टम लाया गया, आपका इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का इंट्रोड्यूस किया गया ताकि रीजनल इक्वालिटी को क्या किया जा सके, आपका प्रमोट किया जा सके। तो आपको क्या करना है, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है प्लस कुछ आपको वैलिड रीजन भी देने हैं। अब देखो इसमें क्या है ना, इसमें देखो सिंपली क्या है आपका, तो रिजर्व इसमें क्या किया, पॉलिसी मेकर्स ने क्या किया, एक रिजर्व आपकी कैटेगरी बनाई इंडस्ट्रीज की, स्पेशली किसके लिए आपके, तो एक रिजर्व कैटेगरी आपका बनाया गया। जब स्पेशली हम लोग यहाँ पर बात करते हैं आपके, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए, यानी कि स्पेशली क्या किया गया इसके अंदर, तो बात करेंगे जब, तो हम लोग बात करते हैं स्पेशली इसके अंदर एक रिजर्व्ड कैटेगरी बनाई गई। कौन सी कैटेगरी बनाई गई आपकी, रिजर्व कैटेगरी बनाई गई स्पेशली फॉर प्राइवेट सेक्टर के लिए, है ना। स्पेशली किसके लिए बनाई गई आपके, तो स्पेशली ये बनाई गई आपके प्राइवेट सेक्टर के लिए। अब इसमें देखो मेनली क्या किया गया, तो जो आपके सेक्टर थे उसको सेफ अंडर स्टेट कंट्रोल में रखा गया एक सिस्टम ऑफ लाइसेंस की तरफ। देखो रिजर्व कैटेगरी बनाई गई आपकी स्पेशली किसके लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए, लेकिन लाइसेंसिंग के थ्रू ना
स्टेट यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो इसको कहीं ना कहीं अपने कंट्रोल में क्या कर रही थी, रख रही थी। ठीक है, इसलिए इसको क्या किया गया आपका, इंट्रोड्यूस किया गया। अच्छा, आगे जब बात करेंगे तो कोई भी देखो न्यू इंडस्ट्रीज को क्या थी, अलाउ नहीं थी अनलेस अ लाइसेंस वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। मतलब कोई भी न्यू इंडस्ट्रीज बिना गवर्नमेंट के लाइसेंस के ऑब्टेन किए क्या हो सकती थी, आपकी नहीं आ सकती थी। तो एक काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या लिया गया था, आपका डिसीजन लिया गया था। स्पेशली जब हम लोग बात करेंगे बैकवर्ड एरियाज के बारे में। चलो आगे देखो, बोला गया आपका डिस्कस ब्रीफली द एस्टिमेट्स मेड बाय नोटेबल स्कॉलर्स रिगार्डिंग द नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया। मतलब देखो ब्रीफली आपको ना डिस्कस करना है एस्टिमेट्स को, जो कि किनके रिगार्डिंग होने चाहिए आपके, तो जो नोटेबल हमारे कौन है, तो जो कि हमारे नोटेबल स्कॉलर्स रहे थे, उनका क्या समझ था नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम कॉलोनियल रूल जब इंडिया में चल रहा था उस दौरान पे। अब देखो जैसे बात करेंगे तो कुछ सेवरल नोटेबल स्कॉलर्स के बारे में, जिसमें हमारे दादा भाई नौरोजी आते हैं, हमारे है ना वीके आरवी राव आते हैं, आरसी देसाई आते हैं आपके। इन्होंने बहुत सारे क्या कि एफर्ट्स किए कि नेशनल इनकम को क्या कर सके, कॉलोनियल एरा के दौरान क्या कर सके, मतलब रिकॉर्ड कर सके, कैलकुलेट कर सके। तो इन स्कॉलर जब बात करेंगे तो एस्टिमेट प्रोवाइड किया गया हमारे वीके आरवी राव के द्वारा, जो कि कंसिडर किया जाता है आपका बहुत ही सिग्निफिकेंट माना जाता है। हालांकि जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टडीज होता है वो रिवील करते हैं कि कंट्रीज का जो ओवरऑल क्या था, आपका रियल आउटपुट ग्रोथ था वो फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में वो आपका 2% से भी बिलो रहा था, और जो पर कैपिटा इनकम आपका आउटपुट ग्रोथ था वो सिर्फ और सिर्फ कितना रहा था आपका 0.5% के ग्रोथ रेट पर ही रहा था। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन, इसका आंसर आपका सेकंड का। चलो आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन 34 के बी की। अब देखो 34 के ना जब बी की हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन में बात करेंगे। देखो यहाँ पर बोला गया आपका ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय अ लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस, however this did not result in any flow of gold or silver into India. Justify the given statement with valid arguments. मतलब देखो बोला गया ना कि कॉलोनियल पीरियड के दौरान इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है उसको हम लोग क्या करते हैं ना, कैटेगराइज करते हैं किसके द्वारा, तो उसको हम लोग आपके कैटेगराइज करते हैं लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस, यानी कि एक्सपोर्ट उस टाइम पर ज्यादा की जाती थी एज कंपेयर टू द इंपोर्ट। हालांकि इसके बाद में हमें क्या देखने को मिलता है, तो फ्लो ऑफ गोल्ड या सिल्वर हमें इंडिया के अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो इसका आपको सिंपली क्या करना है, इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है कुछ वैलिड रीजन के साथ में। देखो अब जब सरप्लस के बारे में हम लोग बात करेंगे ना, सरप्लस देखो क्या करता है आपका, तो सरप्लस जो आपका वो डिटरमिनर होता है आपका कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फॉर कंट्री के इनकम की। अब देखो एक्सपोर्ट आपका सरप्लस था, लेकिन इसके बाद भी क्या हो रहा था, इंडिया में गोल्ड और सिल्वर नहीं आ पा रहा था। इसको यूज किया जा रहा था आपके एक्सपेंसेस कवर करने के द्वारा, जो कि कॉलोनियल गवर्नमेंट अपने कहां पर कर रही थी, ब्रिटेन में कर रही थी। क्योंकि देखो उस टाइम इंडिया कॉलोनियल कंट्री था आपका, तो अंग्रेज यहाँ का सारा पैसा वो अपने हिसाब से अपने कंट्री में क्या कर ले रहे थे, यूज कर ले जा रहे थे। इस कारण से हमें कंप्लीटली किसी भी तरीके का हो रहा था बेनिफिट अपने कंट्री में देखने को नहीं मिल रहा था। हमारे पैसे से लोग वॉर कर रहे थे, है ना, इंपोर्ट को बिल्कुल क्या कर रहे थे, आपको इनविजिबल आइटम्स बता रहे थे आपके, या फिर अगर हम लोग बात करें जितना भी ड्रेन हुआ था, इसके अलावा इंडिया का जितना भी वेल्थ था वो लोग इंडिया के सारे वेल्थ को भी क्या कर रहे थे, अपने कंट्री में ड्रेन कर रहे थे। चलो आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, लास्ट आपका है एक्सप्लेन द रीजनेबल बिहाइंड चूजिंग सेल्फ रिलायंस एज अ सेंट्रल प्लानिंग ऑब्जेक्टिव इन इंडियाज डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। यानी कि हमको रेशनल रीजन बताने हैं कि हमने जो चूज किया आपका सेल्फ रिलायंस का एज अ सेंट्रल प्लानिंग ऑब्जेक्टिव, जो कि इंडियाज का डेवलपमेंट क्या रहा है, आपका स्ट्रेटेजी रहा है। तो हमने सेल्फ रिलायंस इसलिए किया था कि हमारी जो डिपेंडेंसी है ना वो फॉरेन नेशंस पर क्या हो सके, कम हो सके, है ना। हमारी अगर पहली पॉइंट की बात करें तो हमारी जो फॉरेन नेशंस पर डिपेंडेंसी वो क्या हो सके, हमारी कम हो सके। इसलिए हमने क्या किया है, सेल्फ रिलायंस को हमने क्या किया आपका लाया, हमने सेल्फ रिलायंस को यूज किया ताकि जो स्ट्रेस हमारा है ना वो लेड ऑन नहीं हो हमारे डोमेस्टिक रिसोर्सेज के मोबिलाइजेशन पर। एंड दूसरा हम लोग बात करेंगे फियर था हमारे डिपेंडेंस को और इम्पोर्टेंट फूड सप्लाई से, जो कि आपके क्या है, फॉरेन आपकी टेक्नोलॉजी है, फॉरेन आपके कैपिटल है।
अगर ये इंक्रीज करते हैं इंटरफेरेंस अगर हमारे पॉलिसीज में होता है तो हमारे लिए उल्टा क्या होगा, ड्रॉबैक्स होंगे हमारे कंट्री के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए। इसीलिए हमने क्या किया है, सेल्फ रिलायंस को क्या किया है, चूज किया है एज अ सेंट्रल प्लानिंग ऑब्जेक्टिव इंडिया के डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी के लिए। क्लियर है? सो फाइनली देखो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अगर, तो हमारा जो क्लास 12 है ना, क्लास 12 के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो क्लास 12 का हमारा जो इकोनॉमिक्स का सैंपल पेपर है वो फाइनली हमारे यहाँ पर हमारा डिस्कशन इसका खत्म हो चुका है। क्लियर? सो आई होप आपको डिस्कशन बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। सो आज के इस क्लास में यहीं पर अपने एंड करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।